गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आनंद सर अपने वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको जो आपका यूनिट टेस्ट पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। मैंने मोबाइल में ले लिया है उसको, तो मैं यहाँ से देखूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको भी आपके फ़ोन के स्क्रीन पर उसके जवाब दिखाई दे, ऐसी मेरी पूरी कोशिश होगी। आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा और ये जो सॉल्यूशन भेज रहा हूँ इससे आप अपना पेपर भी चेक करिएगा। ऐसे तो हम आपका पेपर चेक करके अपने अनुसार हमने नंबर रख लिया है, लेकिन आप भी एक बार इसका पुनः मूल्यांकन जरूर करिएगा तो अच्छा रहेगा। मैं पूरा सॉल्यूशन पेपर के साथ कोशिश करूँगा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। सबसे पहला सेक्शन ए जो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 था, उस 1 to 6 में क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दे। सबसे पहला है नामा का अर्थ लिखो। नामा क्या है? तो अगर आसान भाषा में कहे तो नामा यह हिसाब लिखने की एक पद्धति है। और थोड़ा विस्तार में जाए तो नामा यह आर्थिक व्यवहारों को लिखना, उसका वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करने के बाद विश्लेषण करना और विश्लेषण पर से निष्कर्ष प्राप्त करना और उस निष्कर्ष का रिपोर्ट तैयार करने की संपूर्ण प्रक्रिया को हम कहते हैं नामा, यह हिसाबी पद्धति। इंग्लिश में अगर एक लाइन में कहूँ तो अकाउंट इज अ मेथड ऑफ काउंटिंग। अकाउंट इज अ मेथड ऑफ काउंटिंग। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न था फ्रेंड्स वो था AICPA का पूरा नाम लिखो। AICPA का पूरा नाम क्या है? तो AICPA का पूरा नाम है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट। तीसरा था धंधाकीय व्यवहार का अर्थ लिखो। धंधाकीय व्यवहार हम किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच धंधा के लिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच धंधा के लिए वस्तु, सेवा या माल का रोककर, उधार या दोनों प्रकार का विनिमय, उसी को हम कहते हैं धंधाकीय व्यवहार। इंग्लिश में कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच धंधा के लिए वस्तु, सेवा या माल का रोककर, उधार या दोनों प्रकार का विनिमय, विनिमय मतलब लेन देन, उसको हम कहते हैं धंधाकीय व्यवहार। चौथा था खाते की कितने प्रकार है? खाते के 3 प्रकार है। आप ऐसा भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तीनों के नाम लिखेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। कितने लोगों ने बुक में से देखकर लिखा है वो भी मुझे मालूम पड़ गया है, क्योंकि बुक में व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको उस समय भी समझाते समय कहा था कि आपको प्रश्न में कभी पूछा जाए तो आप 3 प्रकार लिखेंगे, और 3 प्रकार है व्यक्तिगत खाता, माल संपत्ति खाता और उपज खर्च खाता। खाते के 3 प्रकार है, व्यक्तिगत, माल संपत्ति और उपज खर्च खाता। उसके बाद 5वां है नामा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया। इसमें कितने बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, लेकिन मैं दोनों जवाबों को माने रखूंगा। किसने लिखा है? चाणक्य, क्योंकि भारत के जो इतिहासकार है वो नामा के खोज के रूप में या नामा का उल्लेख के रूप में चाणक्य को श्रेय देते हैं, और जो पश्चिमी देश के जो इतिहासकार है वो नामा का सर्वप्रथम उल्लेख इटली के पादरी या गणितज्ञ ल्यूका पेसियोली को इसका श्रेय देते हैं, जबकि इसका सटीक आंसर है इटली के गणित शास्त्री श्री ल्यूका पेसियोली। इन्होंने सर्वप्रथम लिखित रूप से नामा का उल्लेख किया था। छठा, जिसका जवाब बहुत सारे लोगों का गलत है, सेवा का रोकड़ व्यवहार का कोई एक उदाहरण लिखिए। मैंने आपको ये दिया हुआ है। सेवा का मतलब होता है कि हम वस्तु का, कितने लोगों ने लिखा है 10,000 का माल खरीदा, 12,000 का माल बेचा, वो सही नहीं है। सेवा का रोकड़ व्यवहार मतलब जहाँ सेवा आपको मिलती हो, कोई वस्तु या माल आपको ना मिलता हो, तो जैसे बिजली बिल के 2,000 चुकाए, गैस का 500 चुकाए, इस तरह से कोई भी अलग अलग सेवा का आप लिख सकते हो। उसके बाद सेक्शन बी था निम्नलिखित प्रश्नों का पूछे अनुसार उत्तर दे। हिसाबी पद्धति के लाभ और हानि के 4 मुद्दे लिखिए, तो वो आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छी तरह से स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूं। तो हिसाबी पद्धति के लाभ की अगर मैं बात करूं तो उससे हम वर्ष दौरान जो भी जानकारी हो वो प्राप्त कर सकते हैं, स्थायी रिकॉर्ड रख सकते हैं, हम लोग लाभ हानि जान सकते हैं, आर्थिक स्थिति जान सकते हैं, कर भरने में उपयोगी है, कभी आपको धंधा बेचना हुआ हो उस समय भी वो उपयोगी है, भूतकाल के वर्षों के साथ आपको तुलना करनी है तो उसमें भी वो उपयोगी है, बाजार कीमत जानना हो तो उसमें भी वो उपयोगी है। इस तरह से कई उसकी विशेषताएं हैं। और उसका जब अगर हम बात करें उसके नुकसान के बारे में, हानि के बारे में, तो इसमें गैर वित्तीय व्यवहार यानी कि जो बिन आर्थिक व्यवहार है उसका नामा की बही में लेखा नहीं होता, यानी कई बार महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी बिन आर्थिक व्यवहार का नामा की बही में लेखा नहीं होता, वो उसकी एक मर्यादा है। दूसरा है कि द्रव्य का मूल्य स्थिर रहता है,
बाजार कीमत की अवगणना की जाती है। तीसरा है बाजार मूल्य की अवगणना की जाती है। इसको विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ मुद्दे ही लिखने थे। उसके बाद ऐतिहासिक व्यवहार घटना, नामा में जो व्यवहार लिखे जाते हैं वो भूतकाल में जो हो चुके होते हैं वो व्यवहार लिखे जाते हैं। भविष्य का अनुमान लगाना मुश्किल होता है और नामा कई बार अनुमानों पर आधारित होता है, वो भी उसकी एक मर्यादा है। उसके बाद अलग अलग जो हिसाबी कार है वो अलग अलग पद्धतियों का उपयोग करते हैं, उसमें भी कुछ सामान्यता देखने को नहीं मिलती, वो भी उसकी क्या है, मर्यादा है। तो ऐसे आपको 4 मर्यादाएं लिखनी थी, मैंने आपको 5-6 मर्यादा बता दिया है। हिसाब लिखने के सोपान को समझाइए, उसमें एक एक 2 लाइन लिखना भी था आपको। जैसे प्रथम सोपान था वाउचर, तो उसमें एक लाइन लिखना था आपको कि वाउचर को एकत्र करना। नामा लिखने का जो सोपान है ना, हिसाब तैयार करने का जो सोपान है उसमें प्रथम सोपान है वाउचर को एकत्र करना। सबसे पहले हमने जो भी खरीदी बिक्री या जो भी हमने व्यवहार किया है उन सबसे जुड़े हुए वाउचरों को हमें क्या करना है, एकत्र करना है। ऐसे एक लाइन लिखते तो अच्छा रहता। दूसरा, व्यवहार की पहचान, जो हमने वाउचरों को एकत्र किया है उस वाउचरों को देखकर हम सभी व्यवहारों की पहचान करेंगे कि कौन सा व्यवहार रोककर है, कौन सा व्यवहार उधार है, कौन सा आधा रोककर कौन सा उधार है, ऐसा मतलब आप पहचान कर सकते हैं। तीसरा सोपान है कि व्यवहारों के पहचान करने के बाद उसका लेखा करना, उसका रोज नामचा की बही में और सहायक बहियों में उसका लेखा करना। लेखा करने के बाद चौथा सोपान है कि उस रोज नामचा और सहायक बही पर से खाता बही और खतौनी तैयार करना। 5वां सोपान है खाता बही और खतौनी जब तैयार हो जाएगा तो उसके जो शेष आपको जो प्राप्त होगा उस शेष पर से सकल तलपट तैयार करना। और जब सकल तलपट तैयार हो जाएगा तो छठा जो आपका सोपान है सकल तलपट और समायोजनों की सहायता से वार्षिक हिसाब तैयार करना। उसके बाद है धनधाकीय व्यवहार को पहचानने के नियम और तरीके को लिखिए। तो उसके अलग अलग मैंने आपको 5 नियम बताए थे कि जब प्रश्न में रोककर शब्द का उल्लेख हो तब रोककर व्यवहार, जब प्रश्न में सिर्फ नाम शब्द का उल्लेख हो, चाहे वो नाम व्यक्ति का हो चाहे दुकान का हो, कृत्रिम व्यक्ति का हो या प्राकृतिक व्यक्ति का हो, लेकिन सिर्फ नाम का उल्लेख हो तो उधार व्यवहार होगा। रोककर का भी उल्लेख ना हो और नाम का भी उल्लेख ना हो तो भी वो रोककर व्यवहार होगा। चुकाया, मिला, भरा, चेक से चुकाया, इन सब शब्दों का उल्लेख हो तो भी वो रोककर व्यवहार होगा। भेंट में दिया, दान में मिला, उसके बाद मुफ्त में मिला, ये सब शब्दों का उपयोग हो या निश्चय किया तो बिना आर्थिक व्यवहार होगा। आग से जल गया, चोरी से नुकसान हुआ या चोरी हो गया, ऐसे सब शब्दों का उल्लेख हो तब ये व्यवहार कहलाएगा, उधार व्यवहार कहलाएगा। तो इस तरह से हम कई उसके बाद के सवाल में था खाते के प्रकार और उसके उधार जमा के नियम लिखिए। तो खाते के 3 प्रकार है, व्यक्तिगत खाता, माल संपत्ति खाता और उपज खर्च खाता। व्यक्तिगत, माल संपत्ति और उपज खर्च। उसके उधार जमा के नियम की बात करूं तो व्यक्तिगत खाते का नियम है लेने वाला उधार और देने वाला जमा, लाभ लेने वाला उधार और लाभ देने वाला जमा। माल संपत्ति का नियम है आए तो उधार जाए तो जमा, यानी माल या संपत्ति आए तो उधार, माल या संपत्ति जाए तो जमा। उपज खर्च का नियम है खर्च या नुकसान हो तो उधार, लाभ या उपज हो तो जमा। तो ये इस तरह से आपको कोष्टक बनाकर लिखना था, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा उस हिसाब से आप देख सकते हैं। उसके बाद खाते के उधार जमा के नियम के बाद अगला सवाल था और लास्ट सवाल था खातों के प्रकार को पहचानिए। उसमें सबसे पहला था आहरण खाता, जो व्यक्तिगत खाता होगा क्योंकि आहरण कौन करता है तो मालिक करता है और मालिक कौन है तो व्यक्ति है। दूसरा है मकान खाता, तो मकान खाता कौन सा खाता होगा तो मकान खाता माल संपत्ति खाता होगा क्योंकि मकान हमारे लिए क्या है, संपत्ति है। तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, वो बैंक का नाम है इसलिए व्यक्तिगत खाता होगा। चौथा है टाटा लिमिटेड का खाता, टाटा लिमिटेड कौन सा है तो कंपनी का नाम है इसलिए व्यक्तिगत होगा। खरीद खाता, माल की खरीदी होती है इसलिए माल संपत्ति खाता। मजदूरी ये हमारे लिए खर्च है इसलिए उपज खर्च खाता। आग से नुकसान लिखा हुआ है मतलब उपज खर्च खाता। ली लोन का खाता व्यक्तिगत, क्योंकि लोन हम किससे लेंगे तो व्यक्ति से लेंगे इसलिए व्यक्तिगत। उसके बाद ली लोन के बाद है स्टॉक खाता, स्टॉक खाता कौन सा खाता होगा माल संपत्ति, क्योंकि बचे हुए माल को ही हम स्टॉक कहते हैं। टाटा लिमिटेड के शेयर का खाता, सिर्फ टाटा लिमिटेड था तो व्यक्तिगत था, टाटा लिमिटेड का शेयर है तो माल संपत्ति। उसके बाद प्राप्त ब्याज का खाता उपज खर्च खाता कहलाएगा वो, और वेतन खाता ये हमारे लिए खर्च है तो ये उपज खर्च खाता कहलाएगा। तो इस तरह से पूरे टेस्ट का सॉल्यूशन मैंने आपको ये 10-12 मिनट की वीडियो में बता दिया है। इसको अच्छी तरह से आप देखिएगा और अपना पुनः मूल्यांकन खुद से आप कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको आगे जो हम टॉपिक सीख रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।